मैं नर्स थी। उसकी दादी जी बीमार थी। मुझे वह पहली नजर में ही भा गया था, पर वह बेहद रईस था। एक रात वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वक्त गुजार रहा था कि मुझसे रहा नहीं गया। दादी की बीमारी के बहाने अपने पास उसे बुलाकर उसके सीने से लिपट गई। अपने होठ जैसे ही उसकी होठों पर रखे, वो शॉक्ड होकर मुझे देखने लगा। अगले ही पल उसने मुझे पैसे दिए और मेरे कानों में जो कहा, मैं कांपने लगी। क्योंकि दोस्तों, ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम नीति है। मैं एक 22 साल की नर्स हूँ। शहर की सबसे बड़े अस्पताल में काम करती हूँ। मैं अपनी ड्यूटी पर आई थी, तभी हमारे हेड नर्स शिखा ने कहा, तुम आईसीयू में चली जाओ। मैं जल्दी जल्दी कदम चलाकर आईसीयू में आ रही थी कि आईसीयू के सामने मुझे एक यंग लड़का खड़ा नजर आया। बाल थोड़े लंबे थे, काफी लंबी कदकाठी का लड़का था। सामने आकर देखा तो ब्रांडेड सूट में था। चेहरा काफी शार्प था, मस्त बॉडी थी, अच्छा देखने में था। उसको अनदेखा कर मैं अंदर जाने लगी थी कि तभी वह लड़का मुझे बुलाने लगा, नर्स, मेरी दादी ठीक तो हो जाएगी ना? मैंने कहा, मैं अंदर जाकर पेशेंट को देखती हूँ, फिर आपको बता सकती हूँ। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर चिंता झलकने लगी। जब मैं जल्दी से आईसीयू के अंदर आ गई। पेशेंट काफी सीरियस थी। करीब 70 साल की बुजुर्ग महिला होंगी। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। डॉक्टर उनका चेकअप कर रहे थे। मुझसे कहा, नीति, आज तुम्हें बस इसी पेशेंट को अटेंड करना है। यह शहर के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट केशव मल्होत्रा की माँ है। मैं उनके आसपास ही रहने लगी थी। जब मैं आईसीयू से बाहर निकली, वह यंग लड़का फिर से मेरे पास आ गया। वह तब से यहीं पर खड़ा था, काफी परेशान था। मुझसे पूछने लगा, दादी कैसी हैं? मैंने उसकी तरफ एक निश्चिंत नजरों से देखा। कहने लगी, पहले से बेटर है। मैं उनके वाइटल्स पर नजर बनाए हुए हूँ, आप फिक्र न करें। यह सुनकर लड़का सामने सोफे पर जाकर बैठ गया। किसी से फोन पर बात करने लगा था। मैं फ्रेश होने चली गई थी। करीब 2 दिन तक वह पेशेंट आईसीयू में ही थी और इन 2 दिनों के दौरान रोज मेरी मुलाकात इस अनजाने लड़के से होती। वह रोज अपनी दादी के बारे में पूछता। मुझे हैरत होती, लड़का कितना प्यार करता है अपनी दादी से, और एक मैं हूँ जिसे कभी किसी का प्यार नसीब नहीं हुआ। बहुत ही कम उम्र में मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए थे। मेरी जिम्मेदारी मेरे चाचा ने उठाई जरूर थी, पर चाचा चाची मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते थे। मुझे दूर हॉस्टल में रख दिया था। बस छुट्टियों में ही उनके घर जाती थी। माँ बाप अपने बच्चों से जितना प्यार करते हैं, वह प्यार मुझे कभी उनसे नहीं मिला। और इस लड़के का अपनी दादी के प्रति प्यार मेरे दिल को छू रहा था। जाने क्यों मुझे उस लड़के से लगाव होने लगा था। मैं जानती हूँ यह बेहद रईस है, फिर भी जब भी उसे देखती, जाने मुझे क्या हो जाता। उसकी दादी लगभग 7 दिनों तक अस्पताल रही थी। इस दौरान वह लड़का जब भी दादी से मिलने आता, उसकी मुलाकात मुझसे होती। दादी से भी मुझे काफी लगाव हो गया था। मैंने उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करती थी। मेरी केयर से दादी काफी खुश थी। हालत सुधरने पर डॉक्टर ने उन्हें घर जाने की इजाजत तो दे दी थी। बुजुर्ग होने के कारण यह लोग अपने साथ एक नर्स को रखना चाहते थे। वह लड़का अपनी दादी के पास आ गया। सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके दादी को ले जाने लगा। जाने क्यों आज मेरा मन बहुत उदास था। इस बेनाम लड़के से और नहीं मिल पाऊंगी। तभी दादी ने कहा, पूरब बेटा, मैं चाहती हूँ यही नर्स घर पर मेरी देखभाल करे। वह मेरी तरफ उंगली कर रही थी। वह लड़की बहुत अच्छी है, मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा। कभी भी मुझे पेशेंट नहीं समझा, बल्कि दादी दादी करके मेरा केयर किया। पूरब मेरी ओर देखने लगा, मेरे पास आ गया। मेरी ड्रेस पर मेरा नाम लिखा हुआ था। उसे देखकर वह कहा, नीति, मैं चाहता हूँ तुम मेरे घर पर मेरी दादी की देखभाल करो। उसके मुंह से यह बात सुनकर मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मैंने कहा, पर मैं इस अस्पताल की एम्प्लॉय हूँ, बिना परमिशन के मैं कैसे आ पाऊंगी? आंखें छोटी करके वो मेरी ओर देखा। कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, जब तक मेरी दादी ठीक नहीं हो जाती तुम मेरे घर पर ही रहोगी। मैं अस्पताल से बात कर लेता हूँ। जाने उसने किससे बात की। मेरे डिपार्टमेंट के हेड ने मुझे बुलाया, कहा, तुम पूरब के साथ जाओगी, उनकी दादी अनुराधा मल्होत्रा का ध्यान रखोगी। मैंने कहा, जी सर। पूरब मुझे अपने साथ कार में बैठने को कहा। मैंने कहा, नहीं, मैं दादी के साथ एम्बुलेंस में आऊंगी। उसने कहा, उसकी जरूरत नहीं है, एम्बुलेंस में दादी की देखभाल के लिए और भी लोग हैं।
मैं तुम्हें घर ले चलूंगा ताकि तुम अपने कपड़े और जरूरी सामान ले लो। मैं बड़ी हैरत से उसे देख रही थी। मैं जब से यहाँ नौकरी करती हूँ आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी पेशेंट के घर गई हूँ, पर पूरब कितना पावरफुल होगा, यह अस्पताल की एम्प्लॉय को अपने साथ ले जा रहा है। मेरी नजरें पूरब की तरफ थी और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। जाने किस खुशी से उसके चेहरे पर मुस्कान थी, पर जब भी मैं सीधे देखती मुझे एहसास होता कि वह मुझे देख रहा है। पर जब भी मैं उसकी ओर मुड़ती उसकी नजर सीधे सड़क पर ही रहती। आखिर यह क्या लुका छुपी का खेल चल रहा है या फिर यह मेरा भ्रम है? पता नहीं आखिर यह सब मेरे साथ क्या हो रहा था। वह मेरे घर के बाहर आ गया। मैंने कहा अंदर नहीं आओगे? इस बात से वो मेरी ओर देखने लगा, पूछने लगा कौन कौन है तुम्हारे घर पर? मैंने कहा मैं अकेले ही रहती हूँ। यह सुनकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। कहने लगा क्या उम्र है तुम्हारी? मैंने कहा 22 साल। उसने कहा तुम्हारे मम्मी पापा? उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में एक दर्द सा उठने लगा। मैंने कहा वह इस दुनिया में नहीं है, बस चाचा चाची है। पर वह भी कहकर मैंने अपनी आंखें नीचे झुका ली। मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो घर के अंदर आ जाओ। कितनी देर गाड़ी में बैठोगे? मुझे थोड़ा तो वक्त लगेगा पैकिंग करने में। उसका चेहरा देखकर लग रहा था वह सोच रहा है कि घर के अंदर आए या नहीं। मैं कार से उतर गई और उससे कहा मुझे तुम पर भरोसा है। कहकर मैंने उसकी आंखों में देखा, फिर अंदर आ गई। थोड़ी देर बाद पूरब भी घर के अंदर आ गया। वो बाहर ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था। कहने लगा मैं यहीं बैठता हूँ, तुम अपनी पैकिंग कर लो। थोड़ी नर्वस होने लगी थी। जो मुझे ध्यान में आया पैकिंग कर लिया। फिर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वह भी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। कहने लगा क्या बात है, तुम थोड़ी परेशान नजर आ रही हो। मैंने कहा बहुत हड़बड़ी में पैकिंग की है, पता नहीं कौन सा सामान मैं लेना भूल गई। वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा मेरे घर में तुम्हें किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब मिल जाएगा, बस आप हुक्म कर देना। मैंने कहा नर्सिंग का सामान का लिस्ट मैं दे दूंगी, जो कि मेरी सबसे पहले जरूरत है। उसकी मुस्कुराहट देखकर मुझे चिढ़ हो रही थी, जाने क्या समझता है अपने आप को। वापस जाते वक्त उसने कहा तुम्हें डर नहीं लगता? अचानक से यह बात सुनकर मैं चौंक उठी। मैंने कहा किस बात का डर? कहा यूं अकेली हो। मैंने कहा हाँ लगता है। मुझे पहले इसी बात का डर लगता था कि मैं अकेली हूँ, कहीं बीमार पड़ जाऊंगी तो क्या होगा। इसी वजह से मैं नर्सिंग की ट्रेनिंग ले ली। वह हंसने लगा। कहा बस बीमार होने का डर? मैंने कहा और जिंदगी भर अकेले रहने का डर। मेरी बात सुनकर फिर से मुस्कुराने लगा। अब मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने कहा इसमें मुस्कुराने की क्या बात है? तभी वह सीधी मेरी आंखों में देख कर कहा तुम बहुत बहादुर हो। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए मेरे दिल को कुछ हो गया। वो मेरी तारीफ कर रहा है और मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। जैसे ही मैं उसके घर पहुंची उसका बंगला देखकर हैरत में पड़ गई। बंगले के अंदर इंटरनल रास्ता बना हुआ था, जहाँ पर हम एक छोटी सी गाड़ी में बैठ गए। गार्डन में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। ये एक बूढ़ा आदमी, शायद माली होगा, बाग में काम कर रहा था। जैसे हम घर के अंदर आए एक नौकरानी आकर पूरब का कोट उतार दिया। पूरब बोला आओ पहले तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। बाहर सर्वेंट का क्वार्टर बना हुआ था। मुझे लगा शायद मुझे वहीं पर लेकर जाएगा, पर वह मुझे बंगले के अंदर ही कमरे में लेकर आया। कहने लगा तुम यहीं पर रहोगी, अपना सामान सेट कर लो। मैं उसकी ओर बड़ी हैरत से देख रही थी। उसने कहा क्या बात है, कमरा पसंद नहीं आया क्या? मैंने कहा मुझे लगा था तुम मुझे सर्वेंट क्वार्टर दोगे, यह कमरा तो बहुत बड़ा है। उसके चेहरे पर फिर से वही मुस्कुराहट है। कहा तुम नर्स हो, सर्वेंट नहीं हो, और तुम्हारा बगल वाला कमरा दादी का है और सामने वाला कमरा मेरा है। कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो सीधे मेरे पास आना। दिन में बिजी रहता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, यह मेरा कार्ड है। तुम मुझे चाहे फोन कर सकती हो और अपना नंबर दे दो तो मैं सेव कर लेता हूँ। उसे अपना नंबर दे दिया। फिर चारों ओर नजरें घुमाने लगी। यह कमरा तो मेरे पूरे घर से भी ज्यादा बड़ा था। मेरे चेहरे में असमंजस का भाव देखकर उसने कहा क्या हुआ बताओ नीति। मैंने कहा तुम्हारा घर और ये कमरा बहुत बड़ा है। उसने कहा घबराओ मत, आज की रात तुम टिक जाओगी, तुम फ्रेश हो लो, फिर दादी जी के पास लेकर जाऊंगा। कहकर कमरे से निकलकर बाहर चला गया। मैं कमरे को देखने लगी थी और यह सोचने लगी कि इतने बड़े कमरे की जरूरत क्या है। जीने के लिए एक छोटा सा कमरा ही काफी है। मुझे तो कभी भी पूरा कमरा नहीं मिला। हॉस्टल में बस एक बेड ही नसीब होता था और एक अलमारी।
वही हमारी दुनिया थी। और यहाँ जो कपड़े रखने के लिए इतनी बड़ी बड़ी अलमारी बनी हुई है। मैंने अपना छोटा सा बैग उठाकर अलमारी के अंदर डाल दिया। थोड़ी देर बाद एक नौकरानी मेरे कमरे में आई, मेरे लिए कुछ खाने पीने का सामान और कपड़े लेकर आई। मैंने कहा, ये कपड़े क्यों? वह कहने लगी, पूरब साहब ने भेजा है। मैं बड़े आश्चर्य से कपड़े देखने लगी थी। बहुत महंगे कपड़े थे। मैंने अपनी जिंदगी में इतने महंगे कपड़े कभी नहीं पहने थे। वो कपड़े मुझे क्यों भेजा? क्या दिखाना चाहता है कि वो रईस है, या फिर यह बताना चाहता है कि मैं गरीब हूँ? एक पल के लिए मुझे पूरब के ऊपर गुस्सा आ गया। नौकरानी मेरी तरफ देखकर कही, कोई ज़रूरत पड़ी तो मुझे कह दीजिएगा। मैंने अपने नर्सिंग के सामान का लिस्ट उसे पकड़ा दिया। कहा, सारा सामान चाहिए दादी के कमरे में। नौकरानी मुस्कुराकर कही, सारा इंतजाम हो जाएगा, फिक्र न करें नीति मैडम, कहकर कमरे से बाहर निकल गई थी। मैंने वहाँ पर कपड़े चेंज कर लिए थे। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। मैंने कहा, कौन है? तो बाहर से आवाज़ आई, मैं पूरब। मैंने कहा, अंदर आ जाओ। मुझे देखकर कहने लगा, तुम्हें इतने सारे कपड़े भिजवाए थे, तो फिर तुम इतने सादे कपड़े में क्यों हो? मैंने कहा, मैं यहाँ फैशन शो में नहीं आई हूँ, अपनी ड्यूटी करने आई हूँ। मेरे लिए कपड़े भिजवाने की क्या ज़रूरत थी? मेरी तरफ गुस्से से देखने लगा, कहने लगा, ज़रूरत थी तभी भिजवाया। ओके, चलो तुम्हें दादी के कमरे में लेकर चलता हूँ। कुछ खा तो लिया है ना तुमने? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वह मुझे दादी के कमरे में लेकर आ गया था। दादी मुझे देखकर बेहद खुश थी। मैं हर वक्त उनकी देखभाल में लगी रहती थी। उनकी सेवा में नौकरानियां लगी हुई थी। मुझे बस टाइम टू टाइम उनका चेकअप करना था। मैंने एक चार्ट बना लिया था। इसके बाद पूरब मुझे कहीं नजर नहीं आया था। करीब शाम के 6 बजे पूरब घर पर आ गया था। मैंने उसे घर आते हुए देखा था, पर डिस्टर्ब नहीं किया। करीब आधे घंटे के बाद मेरे पास आया, कहने लगा, दादी कैसी है? मैंने कहा, थोड़ी कमजोर हैं, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएंगी। मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराया, कहा, ध्यान रखना तुम, और फिर अपने कमरे में चला गया। दादी के खाने पीने का मैं खास ध्यान रखने लगी थी। उनके लिए अलग खाना बनवा रही थी। रात में सोते टाइम अपने कमरे में आ गई। इतने बड़े कमरे में सोने में मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। पूरब के परिवार में उनके मम्मी पापा, उसकी एक बहन और दादी जी थी। घर में नौकर चाकर की कमी नहीं थी। इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी बस खाने के टेबल में सब साथ बैठते थे और दिन भर सब अपनी अपनी दुनिया में बिजी रहते थे। अगले दिन इतवार थी, छुट्टी थी। मैं जब सुबह उठी तो देखा पूरब एक निक्कर और व्हाइट टी शर्ट पहनकर हॉल में बैठे बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। उसे देखकर उससे बात करने का मन हुआ। मैं उसके करीब जाकर कही, गुड मॉर्निंग पूरब। तो मुझे देखकर मुस्कुराया, कहने लगा, गुड मॉर्निंग। लेकिन फिर अपना ध्यान न्यूज़पेपर की ओर लगाने लगा। तो मैं उसे अकेले छोड़कर दादी के कमरे में आ गई। सुबह 11 बजे उसके घर में एक लड़की आई। मैं बड़ी हैरत से लड़की को देखने लगी थी। कौन है यह लड़की? बेहद खूबसूरत थी। छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे। देखकर ही लग रहा था काफी अमीर है। पूरब उसकी ओर देखता हुआ उसके करीब चला गया। उसको बाहों में लेकर कहने लगा, सोनी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, बड़ी देर कर दी तुमने आने में। उसने कहा, एक ही दिन तो छुट्टी मिलती है, मैं थोड़ी रिलैक्स कर रही थी। पूरब उस लड़की को अपने कमरे में लेकर चला गया। सामने नौकरानी थी। मैंने पूछा, यह लड़की कौन है? काफी खूबसूरत है। नौकरानी ने कहा, यह पूरब सर की मंगेतर है। यह सुनकर मुझे बड़ा अजीब सा एहसास हुआ। पूरब किसी को चाहता है, पर मुझे क्या लेना देना था? मैं तो एक मामूली नर्स थी। मैं अपने काम में लगी हुई थी। वह लड़की दिन भर पूरब के साथ थी। कभी साथ में खेलते तो कभी दोनों गार्डन में घूमते थे। उसके मम्मी पापा ऊपर वाले फ्लोर में रहते थे। इस फ्लोर में तो पूरब, दादी और मैं ही रहते थे। उसके पापा मम्मी भी आकर दादी की खबर ले जाया करते। आज पूरब दादी से मिलने एक बार भी नहीं आया था। मैं दादी को खाना खिला रही थी, तभी पूरब और वह लड़की दादी से मिलने आ गए। वह लड़की दादी के सामने आकर खड़ी हो गई। दादी का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था उस लड़की को देखकर वह खुश नहीं है। पूरब ने दादी की खबर ली, मुझसे कहा, ध्यान रखना। उसने पूरब से पूछा, यह लड़की? उसने कहा, यह नीति है, मेरी दादी की नर्स है, यही रहती है। यह सुनकर उसने आंखें बड़ी बड़ी कर ली, मेरी ओर बड़ी अजीब सी नजर से देखने लगी। फिर दादी के सामने पूरब के गालों में किस किया। इस लड़की की हरकत मुझे समझ नहीं आ रही थी। पूरब बाहर निकल गया था। शाम को मैं अपने कमरे में थी, तभी पूरब अंदर आ गया। दरवाजा नॉक जरूर किया था, पर मेरे जवाब का इंतजार नहीं किया। अंदर आकर कहने लगा, तुम्हें यहाँ से शिफ्ट करना होगा अभिनीति। मैं बड़े ही हैरत से पूरब की ओर देखने लगी। कहा, क्या बात है? मुझे कुछ समझ ही नहीं आया।
कि इसने कहा क्या। पूरब ने कहा, तुम्हें कहीं और रहने का इंतजाम कर दूंगा। बंगले के बाहर सर्वेंट का क्वार्टर बने हुए हैं, वहां पर तुम आराम से रह सकती हो। मैं बड़े हैरत से उसे देखने लगी। यहाँ ढेर सारे कमरे थे। यहाँ से दादी का कमरा पास था, मुझे आसानी होती थी और मैं जब चाहे पूरब को देख सकती थी। अचानक यह डिसीजन। मैंने कहा, यह कमरा दादी के कमरे के पास है। मुझे दिन में कई बार दादी को चेक करना पड़ता है। आपके सर्वेंट क्वार्टर बंगले से काफी दूर बना हुआ है, मुझे दिक्कत हो जाएगी। उसने कहा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कपड़े ले लो अपने। मैंने कहा, एक काम कीजिए, मुझे लगता है मेरे रहने से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर मैं अस्पताल चली जाती हूँ, वहाँ से आपको दूसरी नर्स का इंतजाम करवा देती हूँ। मेरी बातें सुनकर उसने अपनी आंखें छोटी कर ली। कहने लगा, तुम दादी की पसंद हो इसलिए यहाँ पर हो, नहीं तो तुम्हें क्या लगता है हमारे पास नर्स की कमी है? मुझे अचानक से उसके बिहेवियर के कारण समझ नहीं आ रहा था। ऐसी मैं इस दुनिया में अकेली थी। चाचा चाची का होना ना होना एक बराबर था। उसके इस तरह के रूड बिहेवियर से मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने अपना चेहरा घुमा लिया, उसे अपने आंसू नहीं दिखाना चाहती थी। मैं अलमारी की तरफ मुड़ी, अपना बैग निकालने लगी। जो कुछ कपड़े मुझे पूरब दिए थे उससे मुझे कोई मतलब नहीं था, वहीं छोड़ दिया। लेकिन मुझे बेहद रोना आ रहा था। मैं ईमानदारी से अपना काम कर रही थी। आखिर इस तरह से उसकी बिहेवियर ने मेरा दिल तोड़ दिया था। मेरी आंखें नम थी, सर झुकाकर खड़ी हो गई। कहा, कहाँ चलना है बताइए। उसने मेरी आंखों में देखा और फिर सोफे में जाकर बैठ गया। कहा, नीति मेरे पास आकर बैठो। मैंने कहा, आप अमीर इंसान हैं, आपके सामने बैठने की मेरी औकात नहीं है। मैं एक मामूली सी नर्स हूँ, इस दुनिया में कोई नहीं है, आपकी सेवा के लिए यहाँ आई हूँ। आप जहाँ रहने को कहेंगे मैं रहने को तैयार हूँ। उसके सामने ना बैठकर मैं कमरे से बाहर निकलने लगी। तभी मुझे महसूस हुआ किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, खींचते हुए मुझे सोफे में लेकर आ गया और बैठने को कहा। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी। उसने कहा, मेरी गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं तुम्हारा यहाँ रुकना। मैंने कहा, क्यों? मैंने आपके साथ ऐसा क्या किया? आपको हक करने की कोशिश की, किस करने की कोशिश की, क्या किया बताओ? वह चुप था। थोड़ी देर बाद मुंह से निकला, नीति तुम समझो मुझे, तुम यहाँ रहोगी तो उसे दिक्कत है। मैंने कहा, मैं सर्वेंट क्वार्टर में रहूंगी तो मुझे दिक्कत है, इसीलिए आपसे कहा आप किसी और नर्स का इंतजाम कर लें। मैं गरीब जरूर हूँ पर मेरी भी एक इज्जत है, आप नहीं समझोगे। पूरब भारी सांस छोड़ी, फिर कहा, अच्छा तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। कहकर उठकर जाने ही लगा था कि मैं इस बार उसका हाथ पकड़ लिया। मैं पूरब के पास आ गई। जाने एक पल के लिए मुझे क्या हो गया था, मैं उससे लिपट गई और रोने लगी। एक पल के लिए पूरब ने कोई रिएक्ट नहीं किया, मुझे रोने दिया। उसके बाद उसने कहा, तुम एक नर्स हो, एक प्रोफेशनल हो, यूं रोगी तो। मैंने उसे छोड़ दिया और बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। मैं अपने आप को शांत करना चाहती थी, पूरब को अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहती थी। वह शायद कमरे से बाहर चला गया था। पहले मुझे एक कमरा देना और फिर निकाल देना। मैंने इसका क्या बिगाड़ा था? यूं उसने मेरा दिल क्यों दुखाया? पर अब मैं अपने आप को समझाने लगी, क्या फर्क पड़ता है मैं कहाँ रहती हूँ, मैं एक नर्स हूँ। बच्चों की तरह जिद नहीं करनी चाहिए थी। आखिर पूरब मेरा क्या लगता है? यह सोचकर मैंने पूरब को कॉल किया। उसने मेरा फोन उठाया तो मैंने कहा, पूरब मैं माफी चाहती हूँ अपनी बिहेवियर के लिए। मैं सर्वेंट क्वार्टर में रहने को तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझ सकती हूँ आपकी गर्लफ्रेंड की बात सुनकर चलनी पड़ेगी। यह बात सुनकर पूरब एक पल के लिए चुप रहा, फिर कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने डिसीजन खुद लेता हूँ। मैंने कहा, जो भी है आपका डिसीजन, मैं उसे मानने को तैयार हूँ। उसने कहा, पहले तुम मुझे तुम कहकर बुलाती थी, अब तुम आप क्यों कहती हो? मैंने कहा, क्योंकि आप मेरे बॉस हो। उसने कहा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ अभी, कहकर फोन काट दिया। फिर मेरे कमरे में आ गया, आकर सोफे में बैठ गया, बिल्कुल खामोश था। कहानी पूरब की जुबानी। नीति मुझे पहले दिन ही अस्पताल में मिली थी। चेहरे पर एक कमाल की मासूमियत थी और आम नर्सों जैसी नहीं थी, काफी खूबसूरत थी। उसने मेरी दादी का अच्छा ख्याल रखा था। दादी उसे अपने साथ घर ले आना चाहती थी। मैंने सीधे हॉस्पिटल के ऑनर को फोन किया था। उसने कहा था, नीति को ले जा सकता हूँ। नीति दादी के साथ एम्बुलेंस में जाना चाहती थी पर मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। मैंने कहा, नहीं, तुम्हारे घर चलते हैं, तुम अपने कपड़े ले लो। हालांकि मैं इस काम के लिए अपने किसी नौकर को भेज सकता था। जाने मुझे क्या हो गया था, लेकिन जब मुझे उसने घर के अंदर बुलाया मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ।
और जब पता चला उसकी दुनिया में कोई नहीं है, वो अकेली लड़की खुद ही काम करती है, काम कर अपनी जिंदगी चलाती है, वो भी इस उम्र में, सर पर कोई साया नहीं। जाने क्यों मेरे दिल को छू लिया था। जब भी मेरे सामने रहती थी मेरा चेहरा अपने आप खिल उठता था। ऐसा तो मैंने कभी सोनी के साथ भी महसूस नहीं किया, जबकि वह मेरी मंगेतर है और हम दोनों के बीच में रिश्ता भी है। यहाँ तो लड़कियाँ मेरे इर्द गिर्द मंडराती रहती है। मैं जिस लड़की को जब चाहे हासिल कर लेता हूँ, जिस पर मेरी नजर पड़ती है वो मेरी हो जाती है। पर यह लड़की नीति, इसके साथ पता नहीं दिल का कुछ रिश्ता जुड़ रहा था। मैं उसे अवॉइड करना चाहता था क्योंकि मेरी शादी सोनी से होने वाली है। हम दोनों के बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन सोनी इस बात से मुझसे झगड़ा किया कि इस लड़की को अपने साथ क्यों रखे हो, इसे बाहर सर्वेंट का क्वार्टर में क्यों नहीं भेज देते। उसके साथ मेरी बहुत बहस हुई पर वह समझने को तैयार नहीं थी, इसलिए मैं बहुत ही मजबूरी से नीति के पास आया था। लेकिन शायद मेरी बात से दुख पहुंचा था। जब पहली बार मैंने उसका हाथ पकड़ा मेरे अंदर अजीब सी सनसनी होने लगी थी। उसकी आंखें नम थी। मैंने सोचा एक बार सोनी से फिर से बात करता हूँ। मैं जाने लगा था कि वह लड़की मुझसे लिपट गई और फिर रोने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे दिल पर हथौड़ा मार रहा है। कभी किसी के आंसू मुझे इतने भारी नहीं लगे जितना उसके आंसू लग रहे थे। एक तरफ सोनी का गुस्सा, दूसरी तरफ नीति के आंसू। मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। यह बात तो सच है कि सोनी मुझे खुश कर देती है, वह काफी हॉट लड़की है, पर यह मेरे लिए कुछ नया एहसास है। मैं उसके सामने बैठा हुआ था, कहने लगा, अगर रात को दादी की तबीयत खराब हो जाती है और तुम सर्वेंट क्वार्टर में रहती हो तो परेशानी हो सकती है। मैं अपनी दादी के सेहत के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, उसने कहा। पर सोनी, उसकी बात सुनकर मैं बच्चों की तरह उसके सामने मुंह बना लिया। अब मेरा मुंह देखकर वो हंसने लगी। उसके बाद जो कहा मैं उसे देखता ही रह गया। कहने लगी, मैं अकेली दुनिया से लड़ती आई हूँ, बचपन से हॉस्टल में रही हूँ। 6 साल की थी तब माँ बाप की मौत हो गई थी, तब से हॉस्टल में हूँ। अकेले दुनिया से लड़ना तो सीख लिया है, पर फिर भी मेरे अंदर एक घबराहट है। मैं सेफ रहना चाहती हूँ, अपने आप को सेफ रखना चाहती हूँ। कुछ भी बदलाव देखती हूँ तो घबरा जाती हूँ क्योंकि मेरी हिफाजत करने वाला कोई भी नहीं है। इसीलिए मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था और हल्के हल्के उसके हाथ को दबाने लगा। मेरी आंखें उसकी आंखों में टिकी हुई थी। किसी लड़की को छूने मात्र से ऐसा हो सकता है, मैं कभी सोचा नहीं था। मेरे अंदर एक चाहत जाग गई थी, पर एक छूने मात्र से कैसे हो सकता है। मेरे यहाँ से चले जाना ही अच्छा होगा, उससे दूरी रखना ही अच्छा होगा, कहीं मैं इसे नुकसान न पहुँचा दूँ और उसका अफसोस मुझे जिंदगी भर रहे। मैंने कहा, तुम बस दादी का ख्याल रखो, कर सकती हो ना। उसने खुशी खुशी सिर हिलाकर कहने लगी, मैं दादी को अपनी दादी ही समझती हूँ। मेरा आज परिवार में है ही कौन, मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, आप फिक्र न करें। मैंने कहा, तुम मुझे तुम करके बोला करो, अगली बार तुम्हारे मुंह से आप नहीं सुनना चाहता। कहकर मैंने उसे एक मुस्कुराहट दी और कमरे से बाहर निकल आया। उसके साथ ज्यादा देर तक एक कमरे में रहना खतरे से खाली नहीं था। आज मैं सोनी को अपने साथ रोक लिया था। कहा, सोनी तुम भी रुक जाओ। उसे मना लिया था कि दादी की जिंदगी के साथ रिस्क नहीं ले सकता, नर्स को यहीं रुकना होगा और यह नर्स दादी की पसंद है, मैं नर्स बदल भी नहीं सकता। तुम बिना मतलब के घबरा रही हो। सोनी ने कहा, मुझे यह लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके लिए तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना। मैं बड़े अजीब नजरों से उसे देखने लगा। यह सब हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सोनी के जिंदगी में रहते हुए कितनी लड़की के साथ रिश्ता बना चुका हूँ, फिर आज एक नर्स को लेकर इतनी परेशान क्यों हो रही है, मैं सोचने लगा था। कहानी नीति की जुबानी। आज दादी का प्रेशर थोड़ा हाई लगा। मैंने दवाई दे दी थी। रात में जो आया थी मैंने कहा, ध्यान रखना, कुछ हो तो मुझे खबर देना। रात को अचानक ही किसी ने दरवाजा खटखटाया। खोला तो आया थी, काफी परेशान थी। कहने लगी, नीति जल्दी चलो। मैं उसके साथ दादी के कमरे में आ गई। दादी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, उन्हें अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा। यहाँ डॉक्टर भी नहीं है, सुबह डॉक्टर आकर देख कर गए थे। सिचुएशन ठीक नहीं है। मैं घबराई हुई थी, पूरब के कमरे में चली गई। दरवाजा खटखटाने लगी, कोई आवाज नहीं। मैं और जोर जोर से खटखटाने लगी। थोड़ी देर बाद पूरब अपना दरवाजा खोला। मैं अपनी जगह पर बिल्कुल जम गई। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मेरे सामने अधनंगे हालत में खड़ा था। कमरे में नजर दौड़ाई तो सोनी
उसके कमरे में थी, एक टॉवल ओढ़ कर खड़ी थी। शर्म से मेरा चेहरा लाल हो गया। शायद मैं गलत वक्त पर आ गई। जैसे ही मेरी आंखें पूरब से मिली, उसके चेहरे पर एक झुंझलाहट थी, गुस्सा था। कहने लगा, इतनी रात को इतनी तेज दरवाजा क्यों पीट रही हो? वो टॉवल में था। मुझे यकीन नहीं होता। इस हालत में उसने दरवाजा खोला। उसने फिर से गुस्से से कहा, क्या हुआ नीति, जवाब दो मुझे। पर मेरी आवाज़ ही अटक गई थी। मेरा सीना कांप रहा था। मैंने कभी इस हाल में किसी को नहीं देखा था। मेरी सांसें तेज होने लगी। मैंने इशारा किया। उसने कहा, क्या हुआ बताओ नीति। उसने अपने हाथ मेरे कंधे पर रख दिए, मुझे हिलाने लगा। कहा, रुको मैं अभी आता हूँ, कहकर मेरे मुंह के सामने दरवाजा बंद कर दिया। जब दरवाजा खोला तो वह अपनी निक्कर में था। कहा, बोलो क्या हुआ। मैंने कहा, दादी हॉस्पिटल। और कुछ नहीं बोल पा रही थी। उसने कहा, दादी को कुछ हो गया है क्या? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो मेरे साथ दादी के कमरे में आ गया। मैंने कहा, उन्हें सांस लेने में फिर से दिक्कत हो रही है। मैंने उसे ऑक्सीजन तो दिया है, लेकिन फिर भी किसी डॉक्टर को बुलाना चाहिए, शायद एडमिट करना पड़े। मेरी हालत को देखकर उसने आया को डॉक्टर का नंबर दे दिया। कहने लगा, कॉल करो। वह बाहर जाकर डॉक्टर को फ़ोन करने लगी। मैं बिल्कुल शॉक्ड हालत में खड़ी थी। मैं दादी के एकदम करीब आ गई। मन ही मन सोचने लगी, उनको कुछ नहीं हो सकता। पूरब मेरे करीब आ गया। अभी भी शर्ट नहीं पहनी थी, बदन खाली था। अचानक मैं पूरब से लिपट गई। मेरा शरीर बिल्कुल कांप रहा था। पूरब ने अपने हाथों से मुझे पकड़ लिया, मुझे संभालने लगा कि तभी मैंने उसके आंखों में देखा, फिर अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। मैं उसे किस करने लगी और एक पल के लिए वो किस में डूब गया था, पर अगले ही पल उसने मुझे दूर किया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी। आंखों में सवाल था कि मैं क्या कर डाला। कुछ ही देर में डॉक्टर भी आ गए थे। दादी को लेकर हम अस्पताल पहुंच गए थे। उन्हें आईसीयू में एडमिट करवाया गया। मैं सही वक्त पर फैसला लिया था। अब दादी को कुछ नहीं होगा। मैंने राहत की सांस ली। पर मुझे यह क्या हो गया? शिट, मैंने उसे किस किया। तभी पूरब मेरे सामने आ गया। मेरे हाथ में एक चेक पकड़ा दिया। कहा, तुम्हारा पेमेंट। अब तुम्हें मेरे घर पर आने की जरूरत नहीं है। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे गाल पर जोरदार तमाचा मारा। मैंने चेक देखा तो 50,000 का अमाउंट था। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने वह चेक लेकर सीधे उसके मुंह पर मारा। कहा, मिस्टर पूरब मल्होत्रा, हर चीज बाजार में बिकाऊ नहीं है। आपके पैसे आपको मुबारक हो, कहकर मैं वहां से निकलकर सीधी अपने घर पर आ गई थी। मैंने उन सामान का भी परवाह नहीं किया जो मैं पूरब के घर पर लेकर गई थी। मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में थी, मुझसे सहा नहीं जा रहा था। मैंने अपना घर का सारा सामान पैक कर लिया। इस शहर में अब एक पल भी नहीं रहना चाहती थी। मैं पूरब से दूर जाना चाहती थी और अगली सुबह ही मैं वहां से निकल गई, दूसरे शहर में नई जिंदगी की तलाश में। कहानी पूरब की जुबानी। मैं अपने आप को नीति से दूर रखना चाहता था, इसलिए सोनी को रोक लिया था, उसके साथ मोहब्बत कर रहा था। तभी किसी ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। मुझे पहले गुस्सा आ गया। घर का कोई यूं नौकर चाकर या मेरे माता पिता मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करते हैं जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता हूँ। फिर कौन है यह बदतमीज? मैंने एक टॉवल खुद लिया और एक सोनी को दिया। टॉवल पहनकर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरे सामने नीति थी। मैं नहीं चाहता था वो मुझे इस हाल में देखे। मुझे इस हाल में देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी। तभी उसकी नजर सोनी पर पड़ी थी। जाने मेरे बारे में क्या सोच रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। मैंने उसके आने की वजह पूछी, वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसने दादी के कमरे की ओर इशारा किया। मैंने सोचा मैं इसके सामने कपड़े पहनकर आता हूँ। मैं जल्दी से अपना निक्कर पहनकर बाहर आया, उसके साथ दादी के कमरे में चला गया और अगले ही पल वह मेरी बाहों में थी। उसकी बदन की कपकपी मेरे अंदर की आग को भड़का दिया था और फिर उसके होंठ मेरे होठों पर, मेरे पूरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। मैं उसके मुंह को टेस्ट करने लगा, उसकी सांसों को महसूस करने लगा। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था, मुझे बिल्कुल बेकाबू करने लगी थी। बची हुई ताकत से उसे दूर किया। उसने मेरे मुंह पर पैसे दे मारे थे और फिर अपने घर चली गई थी। मैं रात भर वही आईसीयू के बाहर था। सुबह मैं अपने घर आया और सीधे नीति के कमरे में चला गया। वह नहीं थी, पर उसका बैग वहीं पड़ा था। मैं उसका बैग लेकर उसके छोटे से अपार्टमेंट में पहुंच गया, लेकिन जब दरवाजे पर आकर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। दरवाजे पर ताला लगा था। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और उसे कॉल किया। उसका नंबर भी स्विच ऑफ था। तभी पड़ोसी की एक औरत मुझे देखा, कहा, किससे मिलना चाहते हो? मैंने कहा, नीति से। उसने कहा, पर वह तो सारा सामान लेकर मकान खाली कर दिया है। मैं उसके मकान मालकिन हूँ। मैंने कहा, वह कहाँ
गई है। उसने कहा पता नहीं, पर जाने से पहले वह रो रही थी। जाने क्या हुआ बेचारी के साथ। मैं वहीं खड़े खड़े कांपने लगा। आगे क्या होने वाला है? क्या यह दोनों कभी मिल पाएंगे या फिर पूरब सोनी से शादी करके अपनी जिंदगी बसा लेगा? क्या वे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं या फिर यह अधूरी कहानी है? जानने के लिए स्टोरी का अगला भाग जरूर सुने। थैंक यू।